डियर स्टूडेंट्स, आज हम PERT CPM कंट्रोलिंग टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। PERT CPM कंट्रोलिंग टेक्निक ऑपरेशनल कंट्रोल की एक बहुत फेमस तकनीक है। इसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक भी माना जाता है। आज हम इन सभी बातों के बारे में पढ़ेंगे। PERT और CPM टेक्निक क्या है, उसका अर्थ क्या है, PERT और CPM टेक्निक में क्या अंतर है, PERT और CPM टेक्निक के क्या लाभ हैं और PERT और CPM टेक्निक की क्या सीमाएं हैं। तो सबसे पहले PERT और CPM टेक्निक क्या है। जैसा मैंने बताया कि ये नेटवर्क एनालिसिस और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक बहुत प्रसिद्ध टेक्निक है। इसे प्लानिंग की टेक्निक और कंट्रोलिंग का एक टूल माना जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए इसे 1950 से प्रयोग किया जा रहा है और इसे कंट्रोलिंग और प्लानिंग दोनों के लिए ही बहुत अधिक उपयोगी माना जाता है। PERT is an acronym of Program, Project, Evaluation and Review Technique. प्रोग्राम या प्रोजेक्ट हम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, इनके फर्स्ट वर्ड लेकर PERT यानी कि PERT बना है। CPM क्रिटिकल पाथ मेथड, CPM is an acronym of Critical Path Method. तो PERT and CPM both are acronyms. PERT जो टेक्निक है उसको सबसे पहले US नेवी ने 1957 में प्रयोग किया था और CPM को जेम्स केली और मॉर्गन वाल्कर इन्होंने 1950s में प्रयोग किया था। इन दोनों तकनीकों को प्रोजेक्ट जहाँ पर ज़्यादा प्रयोग होते हैं उन इंडस्ट्रीज़ में प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर इन्हें डिफेंस में, एरोस्पेस में, कंस्ट्रक्शन का जहाँ वर्क है, सॉफ्टवेयर की एक्टिविटीज़ हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, वहाँ प्रयोग किया जाता है। PERT और CPM टेक्निक डिफरेंट कामों के लिए प्रयोग की जाती हैं। इनके डिफरेंट पर्पस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। PERT टेक्निक का प्रयोग ऐसी परियोजनाओं को पूरा करने में किया जाता है जहाँ समय का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जो परियोजनाएं बिल्कुल नई हैं, ऐसी परियोजनाओं के बारे में पहले से कोई ज़्यादा जानकारी नहीं होती, तो ऐसी परियोजनाओं के लिए PERT का प्रयोग किया जाता है। PERT का प्रयोग करते समय उन सभी संभावनाओं का, समस्याओं का अनुमान लगा लिया जाता है जिसके कारण उस प्रोजेक्ट में देरी हो सकती है। इसमें ज़्यादातर फोकस टाइम पर रहता है और ये देखा जाता है कि परियोजना समय पर पूरी हो जाए। PERT बेसिकली इट इज़ ए मेथड ऑफ शेड्यूलिंग न्यू, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। इसमें नई, बड़ी और मुश्किल परियोजनाओं की कार्य योजना अथवा समय सारणी को तैयार किया जाता है। मेन फोकस इसमें इवेंट्स पर रहता है। इवेंट का मुख्य रूप है, इवेंट एक बिंदु है, एक पॉइंट है जो कि एक मुख्य क्रिया को दर्शाता है कि उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो PERT एक नई परियोजना के लिए प्रयोग होता है। समय सारणी इसमें तैयार की जाती है, समय पर इसमें पूरे ध्यान केंद्रित किया जाता है और इसमें इवेंट्स पर फोकस रहता है। CPM is basically used to identify the critical areas in project. क्रिटिकल पाथ कह सकते हैं हम, संक्रामक मार्ग। जब हम किसी बड़ी परियोजना को पूरा करते हैं तो अनेक क्रियाएं करनी पड़ती हैं जो एक दूसरे पर निर्भर भी होती हैं, लेकिन इनमें से कुछ क्रियाएं बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। तो उन महत्वपूर्ण क्रियाओं पर, क्रिटिकल पॉइंट्स पर फोकस करना CPM मेथड का एक मुख्य पॉइंट होता है। CPM जैसा कि नाम से ही जाना जा सकता है, इसमें क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल इन दोनों बातों का ध्यान रखा जाता है। इसमें समय और लागत दोनों में ही ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो PERT और CPM टेक्निक्स में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, वो हम अभी देखते हैं। जैसे PERT टेक्निक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक है। CPM इज़ बेसिकली ए स्टैटिस्टिकल रिसोर्स यूटिलाइजिंग एल्गोरिथम। CPM में ये देखा जाता है कि किस प्रकार से रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फिजिकल रिसोर्सेज, उनको मैक्सिमाइज किया जा सके, उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके। तो PERT टेक्निक ये किसी भी प्रोजेक्ट में
जो एक्शंस हो रहे हैं या इवेंट्स हो रहे हैं, उन एक्शंस और इवेंट्स को उनकी कितनी प्रोग्रेस हुई है उसको एक्सप्लेन करती है। एक्सप्लेन्स द प्रोग्रेस एंड सीरीज ऑफ एक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ ए प्रोजेक्ट। जबकि जो क्रिटिकल पाथ मेथड है वो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को हाईलाइट करता है, उसे एक्सप्लेन करता है, क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़। तो बेसिकली देखा जाए तो इसके अंदर यहाँ पे हम एक्शंस और इवेंट्स को देखते हैं और यहाँ पे हम क्रिटिकल एक्टिविटीज़ और नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को देखते हैं। पर्ट का प्रयोग किया जाता है टाइम के ऊपर फोकस करने के लिए, और ये कब प्रयोग की जाती है? जब, जैसे मैंने अभी बताया था, जहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है कि कितना समय लगेगा, तो समय पे ही सारा फोकस रखा जाता है कि मिनिमम टाइम में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सके। तो जहाँ टाइम सर्टन नहीं हो वहाँ पर्ट का प्रयोग किया जाएगा, और जहाँ पे दो चीज़ें सर्टन हों कि एक प्रोजेक्ट कब शुरू होगा और वो प्रोजेक्ट कब ख़त्म होगा, जब स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम फिक्स होता है, सर्टन होता है, तो सीपीएम का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, जो पर्ट है इट इज़ ए प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, यानी कि ये जैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी करते थे तो वहाँ संभावनाएं देखी जाती हैं कि कितने समय में कोई काम पूरा कर लिया जाएगा। इसमें 3 संभावनाएं देख ली जाती हैं, जैसे मोस्ट लाइकली, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक। फॉर एग्जाम्पल, कोई काम 10 दिन में पूरा हो सकता है तो मोस्ट लाइकली इट इज़ टू बी completed विद इन 10 डेज। ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है वो 9 डेज में भी कंप्लीट हो जाए, और पेसिमिस्टिक हो सकता है वो 11 डेज में कंप्लीट हो। तो एक मॉडल बना लिया जाता है, एक नेटवर्क बनाया जाता है, नेटवर्क ऑफ इवेंट्स, और उसके बाद उसमें प्रोबेबल टाइम देखा जाता है कि कितना टाइम उसमें लगेगा। जबकि जो सीपीएम है इट इज़ ए डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। इसमें एक्टिविटीज़ को डिसाइड कर दिया जाता है और वो एक्टिविटीज़ कब कंप्लीट होंगी, कितने कम समय में उसे और कितने कम लागत पे पूरा किया जा सकता है, इन सभी को डिटरमाइन किया जाता है। तो इसमें मेन फोकस एक्टिविटीज़ पे रहता है और इसमें इवेंट्स पर रहता है। जो पर्ट है उसमें मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, उस पे फोकस रहता है कि किस तरह से प्रोजेक्ट की लागत कम की जाए और इस टाइम कम किया जाए, और इसमें कॉस्ट कटिंग, बेसिकली इसमें टाइम और कॉस्ट का ट्रेड ऑफ किया जाता है। अगर किसी को किसी परियोजना को पूरा करने में समय ज़्यादा लग रहा है लेकिन कॉस्ट कम आ रही है, तो अगर वो पॉइंट क्रिटिकल नहीं है तो हम हो सकता है कि समय को बढ़ने दें लेकिन हम कॉस्ट को कम करें। तो कॉस्ट पे फोकस ज़्यादा रहता है बजाय कि टाइमली उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। इसके बाद जो पर्ट है इट इज़ एन इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक, और सीपीएम है ये एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक है। इवेंट जैसे मैंने बता दिया था आपको कि ये वो बिंदु होता है जिस पर पर्ट की एक मुख्य क्रिया होगी। इट इज़ बेसिकली एन इवेंट। एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी इज एन एक्शन दैट टेक प्लेस बिटवीन 2 इवेंट्स इन पर्ट। मतलब 2 इवेंट्स के बीच में एक्टिविटीज़ होती हैं और इवेंट मेन पॉइंट होता है। तो पर्ट इवेंट ओरिएंटेड है और सीपीएम एक्टिविटी ओरिएंटेड है। इसको अभी हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रोसीजर ऑफ पर्ट, बेसिकली 5 पॉइंट्स होते हैं किसी भी पर्ट टेक्निक में। सबसे पहले क्रियाओं और घटनाओं का निर्धारण करना, यानी कि एक्टिविटीज़ और इवेंट्स को निर्धारित करना। कोई भी प्रोजेक्ट जब प्राप्त होता है तो उसमें सबसे पहले क्रियाएं और घटनाएं बनाई जाती हैं। क्रिया किसी भी पूरे काम का एक विशेष भाग होती है और घटना किसी क्रिया के प्रारंभ और पूरा होने की स्थिति को दर्शाती है। तो क्रियाओं और घटनाओं का निर्धारण सबसे पहले किया जाता है। जैसे एक क्रिया को पूरा होने के बाद दूसरी क्रिया स्टार्ट होती है, और फिर कुछ क्रियाएं दूसरी क्रियाओं से ज़रूरी होती हैं, कुछ क्रियाएं साथ साथ करनी होती हैं, कुछ क्रियाएं स्वतंत्र रूप से करनी होती हैं। तो अलग अलग क्रियाओं में अलग अलग समय लगता है। जैसे हमने एक्टिविटीज़ डिसाइड कर ली ABCD, तो ये अलग अलग क्रियाएं हैं और जो भी प्रोजेक्ट मिलेगा उसमें इन क्रियाओं में कितना समय लगेगा उस सबसे पहले उसका निर्धारण करना होगा। दूसरा पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ चार्ट। इस चार्ट को हम नेटवर्क भी कह सकते हैं। जब हम निर्धारित कर लेते हैं कि एक प्रोजेक्ट को पूरा होने में कितनी क्रियाएं और घटनाएं लगेंगी, उनकी संख्या का निर्धारण हो जाता है, तो उन्हें एक रेखा चित्र पर दर्शा दिया जाता है।
एक नेटवर्क बना दिया जाता है और उनमें आपस में रिलेशनशिप बना दिया जाता है। तो सेकंड स्टेप है जिसमें हम लोग एक चार्ट या नेटवर्क को बना देते हैं, निर्धारित कर देते हैं। तीसरा है 3 एस्टिमेट्स ऑफ टाइम, यानी कि समय के 3 अनुमान लगाना। अब PERT का प्रयोग नई परियोजनाओं में किया जाता है। समय के बारे में अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, ये नहीं पता कि किस एक्टिविटी को पूरा करने में कितना समय लगेगा, इसीलिए समय के 3 अनुमान लगाए जाते हैं। सबसे अच्छा सामान्य परिस्थिति में और सबसे निम्न परिस्थिति में, वर्स्ट कंडीशन में। बेस्ट कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन, वर्स्ट कंडीशन। यह निश्चित कर लिया जाता है कि अलग अलग परिस्थिति में कितना समय लगेगा। जैसे बेस्ट कंडीशन में कोई काम 9 दिन में पूरा हो सकता है, नॉर्मल कंडीशन हो तो 10 दिन में पूरा हो सकता है और वर्स्ट कंडीशन हो तो उसमें 12 दिन भी लग सकते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग कितना समय लग सकता है परिस्थिति के अनुसार ये निकाल लिया जाता है। फिर इसके बाद ये जो 3 अनुमान हमने लगाए हैं, एक फॉर्मूला लगा के एवरेज औसत समय निकाल लिया जाता है। तो औसत समय निकाल के निर्धारित कर लिया जाता है कि एक एक्टिविटी को करने में कितना समय लगेगा। तो 3 एस्टिमेट्स ऑफ टाइम PERT में हम बना लेते हैं। फिर है डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ। किसी बड़ी परियोजना को पूरा करना हो तो एक साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, तो इन एक्टिविटीज़ को एक सीरीज़ में जोड़ दिया जाता है, एक रेखा बना दी जाती है, एक पाथ बना दिया जाता है। तो ये जो पाथ है, इकट्ठा इसे कर दिया जाए तो एक परियोजना बन जाती है, एक प्रोजेक्ट बन जाता है। जिस एक्टिविटी में हम जब ये सारा जोड़ते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, तो कुछ डायग्राम्स अलग अलग समय को दर्शाते हैं। जिस डायग्राम में, जिस रेखा चित्र में सबसे कम समय लगता है उसे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन जिस पे सबसे अधिक समय लगता है उसे क्रिटिकल पाथ माना जाता है PERT के अंदर। तो क्रिटिकल पाथ बेसिकली क्या होता है? इट रेफर्स टू दैट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़ in a PERT network which consumes maximum time to complete a project. नेटवर्क में घटनाओं और क्रियाओं का एक मार्ग जो एक परियोजना को पूरा करने में सर्वाधिक समय लेता है, जिस पर सबसे अधिक समय लगता है। तो हमें ये क्रिटिकल पाथ निर्धारित करना है। और PERT की प्रक्रिया का आखिरी पॉइंट है, हमें इसमें कार्यक्रम का संचालन और नियंत्रण करना है। जब भी हम कार्यक्रम की एक रेखा चित्र बना लेते हैं तो सभी क्रियाओं को कार्यक्रम के अनुसार चलाना होता है। जो सबसे लंबा मार्ग है उसमें विशेष ध्यान देना होता है और जो छोटा मार्ग है उस पे हम कम ध्यान दे सकते हैं। जब हम किसी क्रिटिकल पाथ पे या फिर सबसे लंबे मार्ग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और उसे जल्दी पूरा करने का प्रयास करते हैं तो प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट हो सकता है। इसी तरह से उस प्रोग्राम पर हम नियंत्रण भी स्थापित करते हैं और यह देखते हैं कि काम समय पर पूरा होता रहे। तो PERT की प्रक्रिया में इन 5 बातों का हमें ध्यान रखना होता है। PERT को समझने के लिए एक डायग्राम यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। एक्टिविटीज़ देखिए, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। A, B ये सभी एक्टिविटीज़ हैं। C, D इस प्रकार से बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे ये काम हो रहा है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो सपोज़ एक छोटी कार का निर्माण करना चाहते हैं तो कार में 3 पार्ट मेन है: इंजन बनाना, कार की बॉडी बनाना और कार का मेन फ्रेम तैयार करना। तो सबसे पहले मान लीजिए कार का बनने का ऑर्डर मिला, तो A पॉइंट है ऑर्डर मिला, B है कि प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, C है इंजन बनना स्टार्ट हुआ, D जो यहाँ सेंटर में D दिख रहा है ये है कार की बॉडी का इंस्पेक्शन करना है, कार की बॉडी का इंस्पेक्शन रेडी हो गया है। फिर यहाँ पे E पार्ट है जहाँ पे फ्रेम बन गया। 3 थे ना, इंजन वो C में हो गया, D में हो गया हमारा कार का जो बॉडी थी और E में हो गया जो कार का फ्रेम था। उसके बाद F में इंजन रेडी हो गया है। जो G है उसमें तीनों ही रेडी हो गए हैं, इंजन, मेन बॉडी और फ्रेम। अब यहाँ पे
असेंबलिंग शुरू हो जाएगी। जी में असेंबलिंग का मतलब है जितने भी पार्ट्स थे कार के उन सबको इकट्ठा जोड़ा जाएगा। एच है कार बनकर तैयार हो गई है, सारे पार्ट्स आपस में जुड़ चुके हैं। और उसके बाद आई पार्ट है जिसमें कार का इंस्पेक्शन होगा और कार को मार्केट में हम लॉन्च कर सकते हैं, वो बिल्कुल रेडी है। तो इस प्रकार ये जो जी पार्ट था जहाँ पे हमने सबको जोड़ा है, इकट्ठा किया है, तो उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी जाएगी और फिर उसके बाद यहाँ पे तीनों को जोड़कर कार बना दी जाएगी। अब यहाँ पे मेन बात क्या आती है कि हम कौन सा रूट लें। अगर हम इंजन रूट लें तो इंजन रूट हमारा क्या था, जहाँ पे हम ए से शुरू होंगे, बी, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद हम जाएंगे सी से हम जाएंगे एफ तक, फिर हम जाएंगे जी, एच, आई। अगर हम ये वाला पाथ लेते हैं तो 15 डेज का टाइम लगेगा। इसको अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो टोटल अगर हम देखें 3 डेज, ये जो हमने देखे थे 3 डेज प्लस 2 डेज, फिर उसके बाद 5 डेज, यहाँ हमारे 5 डेज हैं। फिर ये हमारे इस तरीके से जब हम जोड़ेंगे तो कुल मिला के हमारे डेज आएंगे वो टोटल देखें तो 15 डेज का टाइम इसमें हमें लगेगा। 3, 5, 2, 1, 3, 1 ये डेज यहाँ है ना, ये तो एक्टिविटीज़ के नंबर हैं। ये जो डेज को देखें तो 15 डेज लगेंगे। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो है बॉडी रूट, ये जो सीधे दिख रहा है इसमें हम देखें, देखिए 3 डेज प्लस 4 डेज प्लस 3 डेज, उसके बाद यहाँ पे 3 डेज और ये हमारा है सिर्फ 1 डे। तो इनको टोटल करेंगे तो 14 डेज का टाइम लगेगा। इस तरह से अगर हम लेंगे ऊपर से तो 15 डेज, सीधे हम ले रहे हैं वर्टिक तो 14 डेज। लेकिन एक और रूट भी बन सकता है जिसमें हम क्या करेंगे, ए से बी पर, बी से ई पर, ई से जी पर और फिर स्ट्रेट जाएं। अगर हम इस वाले पार्ट को देखें तो हमारे टोटल डेज बनेंगे 10 और 10 डेज बहुत ही कम है हमारे। तो हमने देखा कि जो इंजन का पार्ट है, इंजन का पार्ट यानी कि अगर हम ऊपर वाला पार्ट लें, ये वाला ए बी सी ई एफ ये वाला लें तो 15 दिन लगते हैं। ये क्रिटिकल पाथ है क्योंकि इसमें 15 डेज लग रहे हैं। और जो बीच वाला है उसमें हमारे 14 डेज हैं और फिर 10 डेज हैं। तो क्लियर हो जाता है कि इंजन का जो पार्ट है, इंजन का जो रूट हम लेंगे तो वो क्रिटिकल है, उसमें 15 दिन का समय लग सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा इस काम को 15 डेज में किया जा सकता है और 15 डेज में ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो इट इज़ बेसिकली पर्ट, जहाँ पे हम किसी काम के समय पर फोकस करते हैं और ये देखते हैं कि मैक्सिमम वो काम कितने टाइम में पूरा हो सकता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है सीपीएम। अब सीपीएम में यहाँ हमने सिंपल एक्टिविटीज़ को डिसाइड किया है, उस पर समय का हमने ध्यान नहीं रखा इतना। हमने बेसिकली क्या देखा है कि कोई काम स्टार्ट कब होगा, कोई काम फिनिश कब होगा और उसमें बीच में कितनी एक्टिविटीज़ लगेंगी और वो एक्टिविटीज़ एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। इसमें हम टाइम और कॉस्ट दोनों को ट्रेड ऑफ करेंगे और अगर टाइम ज़्यादा लगता है पर कॉस्ट सब्सटेंशियली कम हो जाती है, बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा कम हो रही है, तो टाइम को हम बढ़ने देंगे लेकिन हम कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड है। यह नियंत्रण की पद्धति है जो बार बार प्रयोग किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स में लागतों को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो इसमें लागतों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। पर्ट से मिलती जुलती है ये प्रक्रिया। इसे भी नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक कहा जाता है क्योंकि इसमें नेटवर्क बनाया जा रहा है, ये रेखा चित्र बनाया जा रहा है, इसीलिए ये नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक भी है। और इसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक भी कहते हैं क्योंकि ये वहाँ प्रयोग होती है जहाँ पे बार बार किसी काम को किया जा रहा है, जैसे भवन का निर्माण या सड़क का निर्माण या पुल का निर्माण, वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है क्योंकि कुछ अनुभव तो है कि समय कितना लगेगा, लागत कम कैसे होगी उस पर ध्यान देना होता है। तो ये सीपीएम है। अब एडवांटेज देख लेते हैं हम, क्या क्या एडवांटेज हैं। ये प्लानिंग और कंट्रोलिंग की प्रभावी पद्धति है, नियोजन और नियंत्रण की प्रभावी पद्धति। इसमें अगर ये पद्धतियाँ
प्रयोग की जाएं तो इससे नियोजन और नियंत्रण दोनों में लाभ मिलता है। इसमें घटनाएं और घटनाओं का समय निश्चित कर दिया जाता है, लागत के अनुमान लगा लिए जाते हैं, आपस में क्रियाएं किस प्रकार संबंधित हैं वो निर्धारित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार जो हमने इच्छित समय सोचा था, स्टैंडर्ड जो हमने सेट किया था और वास्तव में कितना समय लग रहा है, उसके विचलन को देखकर और विचलन को दूर करके नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। तो ये पर्ट और सीपीएम के का लाभ है। दूसरा लाभ है इसमें एक संक्रामक मार्ग का प्रयोग किया जाता है और इसमें संक्रामक मार्ग का इम्पोर्टेंस बनाया जाता है। 3 क्रिटिकल पाथ लेकर जो सबसे लाभदायी हो उसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा फोकस ऑन प्रोग्राम नेटवर्क, ये एक नेटवर्क बनाती हैं ये टेक्निक्स और उस नेटवर्क पर फोकस करती हैं, किस प्रकार से घटनाएं होंगी, किस प्रकार से एक्टिविटीज़ की जाएंगी और उस पर नियंत्रण रखा जाएगा। इसके अलावा इसमें एक्टिविटीज़ और इवेंट्स को अरेंज कर दिया जाता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि इसमें एक्टिविटीज़ को सबसे पहले निर्धारित किया जाता है, इवेंट्स को, और फिर उनके बाद बाकी सारी एक्टिविटीज़ डिसाइड कर ली जाती हैं। तो पहले से ही प्लानिंग हो जाती है और उसके बाद उस कार्य में सहायता मिलती है। एक इसका बहुत बड़ा लाभ है कि इसमें जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, जहाँ जहाँ समस्या आ सकती है, उस समस्या वाले चरणों का पहचान कर ली जाती है। पहले ही देख लिया जाता है कि पूरा प्रोजेक्ट छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। जो ज़्यादा जोखिम वाली क्रियाएं होती हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ताकि समस्याओं से बचा जा सके। इसके अलावा समय का सही अनुमान, पर्ट में 3 अनुमान लगाए जाते हैं और एवरेज निकालकर सही समय का अनुमान लगा लिया जाता है। और सीपीएम में भी पुराने अनुभव के आधार पर समय निर्धारित कर दिया जाता है। तो समय पर फोकस करना और किसी भी परियोजना को समय पर पूरा करना इन तकनीकों की विशेषताएं हैं। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व की स्पष्टता। इन दोनों तकनीक से जो प्रोजेक्ट पर काम करने वाले अधिकारी होते हैं उनके अधिकार, उत्तरदायित्व स्पष्ट हो जाते हैं, उन्हें सरलता से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इसीलिए वे अब पूरी मेहनत से 100% कैपेसिटी में काम करते हैं, पूरी क्षमता से काम करते हैं। तो इससे संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग होता है, क्योंकि सभी संसाधन होते हैं उन्हें सबसे महत्वपूर्ण क्रिटिकल पाथ पर लगाया जाता है। तो संसाधनों का पूरा प्रयोग होता है। इसमें डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे से होती है, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग। इस तरह से प्रोजेक्ट की ये बहुत महत्वपूर्ण तकनीकें हैं किसी प्रोजेक्ट को प्रबंध करने में और पूरा करने में। उसके बाद हम बात करेंगे सीमाओं की। इन दोनों तकनीकों की कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे पर्ट की एक बहुत बड़ी सीमा है, एक कमी है कि ये कॉस्ट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, इसका ध्यान ज़्यादा रहता है टाइम पर। पर्ट रूटीन प्लानिंग जो इसके लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है। ये किसके लिए ज़्यादा सूटेबल है? नए प्रोजेक्ट्स के लिए। बहुत मेहनत करनी होती है नए प्रोजेक्ट्स के लिए, ये बहुत उपयोगी है जहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि कितना टाइम लगेगा किसी काम को करने में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन है इसकी। इसीलिए इसका लिमिटेड यूज़ भी होता है पर्ट टेक्निक का, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता। जहाँ पे बार बार दोहराई जाने वाली, रिपीट होने वाली परियोजनाएं हों तो पर्ट को यूज़ नहीं किया जाता। तो पर्ट में समय की अनिश्चितता रहती है, इसीलिए इसका बहुत कम सीमित प्रयोग होता है और समय पर अधिक जोर देना इसकी एक कमी बन जाती है। सीपीएम की हम बात करते हैं। सीपीएम में एस्टिमेट, जैसे हम पर्ट में 3 एस्टिमेट निकालते हैं, सीपीएम में ऐसा नहीं किया जाता। सीपीएम में समय पर ध्यान देने से ज़्यादा कॉस्ट कटिंग पे ध्यान दिया जाता है, ये इसकी एक सीमा है। सीपीएम मेनली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज़ की जाती है, प्लानिंग में यूज़ की जाती है। इट इज़ नॉट अ डायनेमिक कंट्रोल टेक्निक। इसमें अगर नेटवर्क में कोई चेंज होता है तो सारा काम दोबारा करना पड़ेगा। आपने एक नेटवर्क बना लिया, एक पाथ, एक रेखा चित्र बना लिया, यदि उसमें आप थोड़ा सा किसी भी एक्टिविटी में चेंज करेंगे तो आपको दोबारा से बहुत सारी कैलकुलेशन, बहुत सारी इवैल्यूएशंस करनी होगी। तो ये इसकी एक कमी बन जाती है, एक सीमा इसकी बनती है। फिर पर्ट ज़्यादातर इवेंट्स पे फोकस करता है
और जो CPM टेक्निक है वो एक्टिविटीज़ पे फोकस करती है, ये भी इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। तो PERT और CPM टेक्निक में कुछ कमियां हैं, लेकिन फिर भी ये कार्यक्रम रेखा चित्र विश्लेषण पद्धति बड़ी परियोजनाओं के प्रबंध के लिए बहुत अधिक प्रयोग की जाती है। प्लानिंग में भी और कंट्रोलिंग में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। इसीलिए ये दोनों पद्धतियाँ नियोजन और नियंत्रण के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक कार्यक्रम रेखा चित्र बनाकर उसका नियंत्रण करने में इन्हें प्रयोग किया जाता है और इन दोनों ही पद्धतियों में क्रिटिकल पाथ को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो इसकी लिमिटेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चन आ सकता है क्रिटिकली इवैल्यूएट द नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक। या तो ये पूछा जा सकता है नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक बताइए, या ये कहा जा सकता है ऑपरेशनल कंट्रोल की PERT CPM टेक्निक को एक्सप्लेन करिए, या ये कह सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक के रूप में PERT CPM को आप बताइए। तो PERT CPM प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक भी हैं, नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक भी हैं और ऑपरेशंस कंट्रोल टेक्निक भी हैं। तो ये डिफरेंट तरीके से हम इसको क्वेश्चन आ सकता है। ब्रीफली एक्सप्लेन PERT CPM टेक्निक्स, डिस्कस इन डिटेल द प्रोसीजर ऑफ PERT टेक्निक। तो इन दोनों का मीनिंग और प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है इसके आंसर में। फिर क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज प्रोग्राम नेटवर्क एनालिसिस, explain its advantages and disadvantages and explain PERT with suitable example। आप एक कार का एग्जाम्पल देके उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक कार को बनाने में हम 3 क्रिटिकल पाथ्स ले सकते हैं और जो उसमें से मिनिमम होगा उसे फॉलो करेंगे जिसमें मिनिमम टाइम लगता हो। तो इस प्रकार से आप PERT को एक्सप्लेन कर सकते हैं विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। PERT CPM के बारे में आप गूगल से भी बहुत सारा मटेरियल ले सकते हैं। बहुत सी बुक भी हैं, RK सिंगला की बुक है, P सुब्बा राव की बुक है, इट इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड बुक। इसके अलावा टाटा मैकग्रा-हिल की बुक है, पियर्सन पब्लिकेशंस की बुक है। इन सब में PERT CPM टेक्निक को डिटेल में बताया गया है, तो आप वहाँ से इसे और डिटेल में पढ़ सकते हैं। So this is all about today and I hope it is useful for you. Thank you.